ओके करें शुरू। बच्चे हम लोगों ने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट स्टडी कर लिया। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या आउटपुट मिली हमें आउटपुट ये मिली कि वहाँ से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ जिसका जो साइज़ है वो कितना था 10⁻⁻15 मीटर। लेकिन ये अभी डिस्कवर नहीं हुआ। न्यूक्लियस की बात हो चुकी है लेकिन न्यूक्लियस का साइज़ इतना है, इसकी डिस्कवरी अभी नहीं हुई है। ये आज के लेक्चर में आप लोग सीखोगे कि न्यूक्लियस का साइज जो है वो 1 फर्मी के बराबर है एंड दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है। इसकी मैंने बात जरूर करी है लेकिन ये फैक्ट आपको अभी मिलना बाकी है, प्रूव होगा यहाँ पे, राइट। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कुछ बातें थी बच्चे। कौन कौन सी बातें थी अगर किसी को याद हो? मैंने 3 रिजल्ट आपको बताए थे उस दिन। पहला रिजल्ट किसी को याद हो? हाँ जी आप बोलो। सर जो एटम है ना उसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है। ओके जिस वजह से न्यूक्लियस की प्रेजेंस या आप बोल रहे पोजीशन मिल सकते हैं। पहला तो ये था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज, कोई भी एटम आप ले लो उसमें मैक्सिमम स्पेस हमारा क्या होता है बच्चे? एम्प्टी। और दूसरी बात मैंने बताई थी इसके अंदर कि बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है। दूसरी बात। तीसरी बात हमारी ये थी कि देयर आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो न्यूक्लियस के अगल बगल चक्कर लगाता है इस तरह से। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है। असल में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का मुद्दा नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन पूछने से पहले ही कुछ लोग इसको पूछते ही नहीं है कि सर, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर आप इसको सामने से देख रहे हो तो यही चीज आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, अगर पीछे से देखोगे तो यही चीज आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगी, राइट। तो ये मुद्दा नहीं है कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। ये बात हमें रदरफोर्ड बता के गए, ठीक है। और उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट। रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन, यही बेचारे वो उन्होंने गलती कर दी ये लाइन बोल के कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, ये बात उन्होंने बोली और यहां वो फंस गए, इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाए। फिर बोहर आया और बोहर ने इसको क्लैरिफाई किया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमते, वो एक फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में घूमते हैं, N1 N2 N3 इस तरह से फिक्स, जिसको आप स्टेशनरी स्टेट्स बोलते थे केमिस्ट्री के अंदर। वो बोलते थे कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। करेंगे उसकी बात आगे चल के। तो फिलहाल इन्होंने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट, जो कि गलत है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसी भी ऑर्बिट में वो घूम सकता है इनके मुताबिक, बट वो किसी भी ऑर्बिट में नहीं, सिर्फ एक सर्टेन अलाउड ऑर्बिट्स में ही परमिटेड है घूमने के लिए। वो बोहर की थ्योरी में आएगा। कईयों ने सुना भी होगा इसके बारे में, सुना है? कोई डाउट? अब रदरफोर्ड का फेलियर कहां पे था, तो मैं पहले आपको फेलियर बता दूं इसके बारे में। तो रिजल्ट और ऑब्जर्वेशंस आपको मैं लास्ट टाइम बता चुका हूं। फेलियर, ये थ्योरी कहां पे हो गई, कहां फेल हो गई थ्योरी, थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं। देखो, इस थ्योरी के फेलियर के बेसिकली 2 रीजन बताए गए, 2 कारण थे जिसकी वजह से थ्योरी फेल हुई। पहला पॉइंट ये था कि रदरफोर्ड अपने थ्योरी के अंदर एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। एटम की स्टेबिलिटी वाला इशू आ गया, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी एटम मस्ट नॉट एग्जिस्ट। उनकी थ्योरी के मुताबिक एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये क्या बात है कि एटम एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो क्या बोलते हैं बच्चे, वो ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा रिवॉल्व कर रहा है। इन्होंने ये बात तो बता दी। और वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है? बिकॉज यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट करती है जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब आपको मालूम होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होगा सब लोगों ने कि F = ma होता है। अगर फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन आता है। तो ये तो बात समझ में आती है ना कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी, कूलम फोर्स। अब जब ये फोर्स लगेगी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा इलेक्ट्रॉन के पास। क्या ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में जा गिरेगा? गिरना चाहिए ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो ये न्यूक्लियस में जा गिरना चाहिए। लेकिन
वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें गिरता नहीं है, बल्कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इस फोर्स का इस्तेमाल अपने घूमने के लिए कर लेता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ऐसा बोल के गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बन जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूमना चालू कर देता है। अब जब घूमेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अगर v है तो बेटा यहाँ वेलोसिटी कुछ और होगी, वेलोसिटी चेंज हुई ना, नो डाउट मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग बट डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन आ गई। तो ये बात जस्टिफाई हो गई कि फोर्स हुई तो एक्सेलरेशन आ गई, मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्लियर है बात, ऐसा इन्होंने बोला था। लेकिन इन्होंने साथ में यह भी बोला कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, जो कि गलत है। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकता है। अब जरा ध्यान से सोचो, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैंने उस दिन भी आपसे एक बात करी थी कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से ये बोहर का पॉस्टुलेट गलत हो जाता है, यानी कि बोहर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैंने बताया था ना आपको, आपने बोला था कि सर केमिस्ट्री में इसको लिमिटेशन बताया गया है, ठीक है, लेकिन वो क्लासिकल एक्सप्लेनेशन है। असल में आपको जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाया था तो वहां मैंने पढ़ा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, दुनिया में कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो एक्सेलरेट करता है तो बेटा वो अपने साथ क्या बनाएगा, सर मतलब ईएम वेव, मैग्नेटिक वेव और साथ में एनर्जी। शाबाश। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है तो वो क्या करता है बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एनी चार्ज पार्टिकल इन एक्सेलरेशन जनरेट्स व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि ये क्या है, बेसिकली एनर्जी रेडिएट हो रही है। यस और नो, ये ट्यूब लाइट से व्हाइट लाइट बाहर आ रही है, यानी कि क्या रेडिएट कर रहा है ट्यूब लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट कर रहा है, और वो बेसिकली है क्या, एनर्जी ही तो है। यस और नो, तो यहां से एनर्जी का रेडिएशन होगा। अब जब पार्टिकल घूम रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है, है क्या इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं है, इट इज चार्ज पार्टिकल, और ये घूम भी रहे हैं, यानी इसमें क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ गई। जब एक्सेलरेशन आ गई तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैक्सवेल ने दी थी, ये किसका थ्योरी है बच्चे, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का थ्योरी है ये आप पढ़ चुके हो। मैक्सवेल की 4 इक्वेशनें मैंने पढ़ाई थी, जिसमें वो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ एंड मैक्सवेल लॉ, सॉरी एम्पियर सर्किट लॉ, 4 लॉ थे ना ये। तो ये बता के गए थे कि चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट करेगा, और अगर ये चीज यहाँ वैलिड हो रही है बच्चे तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेट तो हो ही रहा है, एक्सेलरेट हुआ अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा। तो जब एनर्जी रेडिएट करेगा और लगातार इसको अंदर की तरफ कोई खींच भी रहा है तो क्या इसका पाथ जो है वो ऐसे नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना ऐसे। देखो सपोज करो कि मैं न्यूक्लियस हूं, तुम इलेक्ट्रॉन हो, और मैं और तुम एक रस्सी से बंधे हैं, और तुम मेरे अगल बगल ऐसे घूम रहे हो, और मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा हूं तुम्हारे ऊपर, तुम घूम भी रहे हो, ठीक है, और मैं आपको खींच भी रहा हूं। तो क्या होगा, अगर आप हर चक्कर में अपनी एनर्जी लूज कर रहे हो, जो ये थ्योरी कहती है, तो क्या तुम्हारा पाथ छोटा नहीं होगा, मैं खींची भी जा रहा हूं, तुम अपनी एनर्जी लूज भी कर रहे हो, तो तुम तो गोल ऐसे स्पाइरल करते करते मेरे पास आके टकरा जाओगे। ये थ्योरी थी, दिस इज द क्लासिकल एक्सप्लेनेशन, ये क्लासिकल एक्सप्लेनेशन है। बट आज की जितनी भी फिजिक्स चल रही है वो क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है। क्वांटम मैकेनिक्स में जहां पे माइन्यूट लेवल पे चीजों की स्टडी की जाती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात की जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? आजकल जितने मॉडल्स चल रहे हैं बच्चे, सारे के सारे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, कोई भी क्लासिकल मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं करता है। तो ये क्लासिकल एक्सप्लेनेशन थी रदरफोर्ड की, जो अपने आप में गलत साबित हो गई आफ्टर सम टाइम। ये मत कहना कि रदरफोर्ड ने ये नहीं बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते हैं। एंड ये जो रेवोल्यूशन में जो इसको वेलोसिटी मिल रही है, उसको कौन रिवॉल्व करवा रहा है? इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही रिवॉल्व करवा रही है। शायद मैंने 11th में ये चीज़ बताई भी थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है, कोई एक्चुअल फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करती है। जैसे वो बैंकिंग ऑफ रोड वाले चैप्टर में क्या था कि वहां पे जब आप कर्व लेते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड ग्राउंड प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, याद आ रहा है? वहां पे जो वर्टिकल सर्कल वाला टॉपिक कराया था, वहां पे टेंशन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स,
यूनिवर्स में जो अर्थ हमारी रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि यू कैन राइट हियर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कूलम्स फोर्स, और ये होना चाहिए mv स्क्वायर बाय आर। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच बोहर विल बी यूजिंग इन हिज थ्योरी। ऐसा नहीं कि रदरफोर्ड की सारी थ्योरी गलत थी, रदरफोर्ड की थ्योरी काफी हद तक सही भी थी, नील बोहर ने उसको मॉडिफाई किया। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने जो चीज बता दी आप लोग आगे टाइम पे आ जाओ तो मेरी सारी थ्योरी को ही गलत साबित कर दो, ऐसा नहीं है। कुछ पॉस्टुलेट्स गलत होते हैं और कुछ पॉस्टुलेट्स को आगे रेक्टिफाई कर दिया जाता है, और यही हुआ है आज तक। जे थॉमसन के मॉडल को रेक्टिफाई किया गया, फिर रदरफोर्ड के मॉडल को रेक्टिफाई किया, फिर नील बोहर के मॉडल को भी रेक्टिफाई किया गया। ही वाज समरफेल्ड, पढ़ोगे आप आगे जाके ग्रेजुएशन वगैरह में। फिर समरफेल्ड मॉडल के बाद में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई, केमिस्ट्री में सुना होगा कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करते हैं। असल में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ही नहीं है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस, और हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। जैसे हवा है ना, हवा तो हवा तो हर जगह ही है, समझ पा रहे हो बात को। तो इलेक्ट्रॉन एक हवा की तरह है, वो न्यूक्लियस के अगल बगल कहीं पर भी स्पॉट किया जा सकता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यू कैन नॉट फाइंड पोजिशन एंड मोमेंटम। चलो, ये सारी चीज़ें फिजिक्स में होती हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें केमिस्ट्री में पढ़ाना पड़ता है, हमारा सिस्टम ऐसे है, और केमिस्ट्री में उस लेवल की एक्सप्लेनेशन जाती नहीं है जो फिजिक्स में जाएगी। तो आप आगे चल के इसको फिजिक्स में ही समझोगे, राइट। ये बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रॉन जो है इट मस्ट स्पाइरल इनवर्ड, और जब ये स्पाइरल करेगा तो न्यूक्लियस में जा गिरेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा एटम खतरे में पड़ जाएगा, एटम की एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगी, एटम कोलैप्स हो जाएगा। तो इनके अकॉर्डिंग ये कोलैप्स हो जाएगा, और यहां लिख सकते हो एटम शुड कोलैप्स, यानी कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और लिख सकते हैं कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ऑफ एन एटम। क्लियर है ये पॉइंट? समझ में आ रहा है बच्चे? पानी पी लो, पानी पी लो, और थोड़ा सा ना इसको नीचे करिए ना, थोड़ा सांस ले लिया करो, ठीक है? नहीं खोल सकते, नहीं खोल सकते। दूसरा पॉइंट, और बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, ये हमारे अगले टॉपिक से जुड़ने वाला है, वो ये है, अगला टॉपिक मैं आपको करवाने वाला था स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम। हर एक एटम के पास में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होती है, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम का मतलब है कि कोई भी गैस ले लो आप, चाहे हाइड्रोजन गैस ले लो, हीलियम गैस ले लो, नियॉन ले लो, इन सब का ना अपना अपना एक बिहेवियर है, दे आर नॉट सिमिलर, इनका बिहेवियर अलग अलग है। जैसे आप सबका बिहेवियर अलग अलग है, कोई किसी तरह से बिहेव करता है, कोई किसी तरह से करता है, तो ऐसे ही गैसेस का भी अलग अलग बिहेवियर है। तो उन गैसेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए उनका स्पेक्ट्रम स्टडी किया गया। और कौन स्टडी करके गया? पहले सबसे पहले इसको स्टडी किया था बाल्मर ने, सुना होगा आपने, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज है ना। तो बाल्मर ने सबसे पहले इसको विजिबल रेडिएशन के लिए स्टडी किया था। चलो बात करते हैं। He could not explain, write down, he could not explain the actual discrete spectra of atoms। ये जो है ना एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जैसे लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट सीरीज है ना, इनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा कि सर डिस्क्रीट जो वर्ड लिखा है इसको समझा दो, है ना। डिस्क्रीट वर्ड क्या है? देखो, डिस्क्रीट का मतलब होता है समथिंग विच यू कैन टेक एज ए होल। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये स्टेयर्स बना रहा हूँ, बच्चे स्टेप्स बना रहा हूँ, ठीक है, दिस इज लेवल 1 2 3 एंड 4। अगर आपको स्टेयर चढ़नी है तो आप क्या करोगे? एक पैर यहाँ रखोगे, अगला पैर, फिर 3 4 5, कंप्लीट स्टेप हो गए, 1 2 3 4, कंप्लीट स्टेप। जैसे आप कोई सपोज कर लो कोई आपने दाल खरीदी है, रॉ दाल खरीदी है, तो उसके जो दाने होते हैं, ग्रेन्स जिसको आप बोलते हो, वो सिंगल ग्रेन आप काउंट कर सकते हो? कर सकते हो यार।
1 दाना, 2 दाने, 3 दाने, दाने काउंट कर सकते हैं आप, कर सकते हैं। द ग्रेन्स ऑफ व्हीट और राइस और एनी पल्स कैन बी काउंटेड। काउंटिंग कर, जिसको आप काउंट कर पाओ, दैट इज द डिस्क्रीटनेस। यदि आप सभी सिंगल सिंगल बॉडीज बैठे हो, यू आर डिस्क्रीट इन नंबर, आप डिस्क्रीट नंबर हो। अब अभी अगर मैं आप सबको फेविकोल से जोड़ दूं, इमेजिन करो, तो आप में कॉन्टिन्यूटी आ जाएगी। अभी ये अकेला बैठा है अकेले बेंच पे, वो अकेला बैठा है, सिंगल सिंगल बैठे हो, सुंदर लग रहे हो सब लोग, राइट। अगर मैं आप सभी को फेविकोल से जोड़ दूं, कंटिन्यूटी बना दूं आपकी, तो क्या हो जाएगा? फिर उस कंडीशन में योर बॉडीज विल नॉट बी सिंगल बॉडी, कॉन्टिन्यूस बॉडी हो जाएगी, सब जुड़ जाएंगे आपस में। ऐसे यहाँ पे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट जंप, डिस्क्रीट स्टेप्स। व्हाट इफ अगर मैं 1 के बाद 1.1 कर दूं, 1.2 कर दूं, ये आ गई कॉन्टिन्यूटी। मेरे ख्याल से मोहित सर ने पढ़ा होगा लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी। और कॉन्टिन्यूटी के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं, और डिस्क्रीट के लिए हम समेशन यूज करते हैं। सुना है कि नहीं सुना इसके बारे में? तो अगर मैं पैर यहां रखूं, जो कि मैं नहीं रख सकता, आधे पौड़ी में कहाँ पैर रखूंगा? नहीं रख सकता मैं, ठीक है। तो ये मतलब कि यहाँ पे ये डिस्क्रीट जंप ही बनेगा, कॉन्टिन्यूस जंप नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपसे बोला 1 2 3, अब मैं बोलूँ कि भाई 1 और 2 के बीच में कुछ आता है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर कुछ नहीं आता, 1 के बाद 2 ही आता है। बट जो सोचने वाला है वो बोलेगा 1.1 आता है, 1.2 आता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी बिटवीन 1 and 2। समझ रहे बात को? क्लियर हो गया? तो असल में रदरफोर्ड इस डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। हाँ जी सर, जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा वो बाद में नहीं आती है, जो थ्योरी है मतलब रदरफोर्ड की, वो 19 तू था उस समय पे? नहीं, मैं ईयर कंपेयर कर रहा हूँ। 1911 में रदरफोर्ड ने मॉडल दे दिया, फिर फुल। चल कोई बात नहीं, छोड़ दे यार, तो उसको तेरे से बाद में बात करता हूँ मैं। पहले बताओ ये चीज़ समझ में आ गई आपको? असल में रदरफोर्ड के मुताबिक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि देखो ये लगातार रिवॉल्व कर रहा है, इसका पाथ लगातार छोटा होता जा रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये कंटिन्यूस एनर्जी एमिशन करेगा, यस और नो? अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी करना चाहिए। जब कंटिन्यूस एनर्जी रेडिएट करेगा तो एनर्जी किस फॉर्म में विजिबल होगी? फोटोन की फॉर्म में विजिबल होगी। बोहर का पोस्टुलेट थोड़ा बहुत तो पता होगा, बोहर का पोस्टुलेट, कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में, तो वो कुछ वेवलेंथ, कुछ फोटोन रिलीज करता है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो हम इस तरह से निकालते हैं hc/λ से, और ये हमारा क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 ऑर्बिट्स। कुछ तो सुना होगा, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ वेवलेंथ मिलती है फोटोन की। तो यहाँ तो देखो, यहाँ तो कोई फिक्स पाथ ही नहीं है, तो कंटिन्यूसली स्पाइरल कर रहा है। तो यहाँ पे यहाँ एनर्जी कुछ और रेडिएट हो रही है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, कंटिन्यूटी आ गई यहाँ पे। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा यहाँ पे इनके मुताबिक। बट व्हाट एक्चुअली सीन इज दैट इज ए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा असल में देखा गया, क्योंकि देयर आर फिक्स्ड ऑर्बिट्स। ये बेचारे ऑर्बिट को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, फिर बोहर ने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि देयर आर फिक्स्ड ऑर्बिट्स, फिक्स एनर्जी ऑर्बिट्स। ऐसे नहीं कि ये कुछ भी स्पाइरल करेगा। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड वेवलेंथ निकलेगी एक ट्रांजिशन में। चलो आगे और बताता हूँ। अब टॉपिक लिखो बच्चे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, राइट डाउन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। श्रेया पता लग गया आपको? ये सर ऑन एयर हो जाएगी रिकॉर्डिंग तुम्हारी, तुम्हारे नाम के साथ में चलेगा ये यूट्यूब चैनल पे। सोचो तुम फेमस हो जाओगे। कोई यूट्यूब पे एक चैनल है, वहाँ पे ना कोई सर है, वो पढ़ाते हैं ना, तो ऐसे बच्चों का नाम ले लेके बोलते हैं, तो उनके नाम बड़े फेमस है। ऐसे एक नाम दिव्या है, बहुत फेमस है, उस वीडियो को काफ़ी सारे लाइक है। तो श्रेया आप फेमस हो गए। ना ना ना, वो कमेंट्स विल बी टर्न्ड ऑफ। हाँ देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बेटा, इसमें 2 तरह के स्पेक्ट्रम आएंगे। वन इज दी एमिशन स्पेक्ट्रम एंड अनदर इज दी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा पहले ये बताओ, क्या सबको स्पेक्ट्रम वर्ड क्लियर है?
अगर मैं बोलूँ स्पेक्ट्रम मतलब सर बैंड ऑफ ग्रेट, बैंड ऑफ 7 कलर्स। ठीक है जी, कौन कौन से? वेरी फेमस विबग्योर। अच्छा इमेजिन करो देखो ये मेरे पास में एक प्रिज्म है, क्या है? प्रिज्म है, और मैंने यहाँ से ना व्हाइट लाइट थ्रो करी प्रिज्म के ऊपर। तो ये बड़ा कॉमन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो ये व्हाइट लाइट में ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था ये समझने के लिए कि क्या व्हाइट लाइट ये या इसके अंदर कुछ और कलर छुपे हुए हैं, या इसके अंदर कुछ और वेवलेंथ छिपी हुई है। याद रखना, फॉर एवरी इंडिविजुअल कलर देयर इज अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। हर एक इंडिविजुअल कलर के लिए एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, व्हाइट लाइट यहां से थ्रो करी और यहां स्क्रीन लगा दी, तो बड़ी हैरानी वाली बात सामने आई। यहां पे एक पैटर्न बन गया स्क्रीन के ऊपर। तो पैटर्न क्या था? इस तरह का पैटर्न था, ये बन गया, यही ऑर्डर था, नीचे वायलेट ऊपर रेड। और ये इस तरह से जो कलर्स हैं ये ऐसे यहाँ पे ये ऐसे बन गए थे कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे। समझ पा रहे हो बात को? अब सारे बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा पैटर्न बन गया था। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न था, अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर कभी किसी ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हो तो आपको शायद अंदाजा होगा कि यहाँ पे जो वायलेट है ना, ये वायलेट क्लियर वायलेट नहीं है। इसमें पहले बिल्कुल डार्क वायलेट होगा, फिर हल्का डार्क होगा, फिर और हल्का डार्क होगा, फिर और हल्का डार्क, फिर और हल्का डार्क, फिर और हल्का डार्क, और उसके बाद में फिर वो हल्का हल्का डार्क होते होते इंडिगो में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इंडिगो, डार्क इंडिगो, फिर हल्का इंडिगो, फिर और हल्का, फिर और हल्का, और उसके बाद वो इंडिगो ब्लू में कन्वर्ट होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो विबग्योर में जो वेवलेंथ चलती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 मोटे मोटे, असल में ये मोटा मोटा मैंने बताया 780 नैनोमीटर तक जाती है, ये 780 नैनोमीटर तक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बट मैंने मोटा मोटा बता दिया। तो यहाँ पे ये 400 नैनोमीटर है, बट यहाँ पे 400 के बाद में 401 नैनोमीटर भी है। ये डार्क, उसके बाद ये लेस डार्क, फिर 400 ये, फिर अगला 400.3। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे वेवलेंथ जो है इंडिगो की कन्वर्ट हो जाएगी। देख पा रहे हो आप, शॉर्ट वेवलेंथ बड़ी हुई बड़ी हुई बड़ी हुई, और यहां आगे वेवलेंथ मैक्सिमम 700 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्टिन्यूटी आ गई बेटा, यहां पे ये क्या आ गई? कॉन्टिन्यूटी आ गई। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहां पे कोई एक क्रिस्टल क्लियर कलर नहीं दिखाई दे रहा, मिक्सिंग दिखाई दे रही है, यानी वायलेट के बीच में कई सारे वायलेट दिखाई देंगे आपको। समझ पा रहे हो? तो कई सारे वायलेट, यानी 400 एग्जैक्ट 400 नहीं है, 400 भी है, 401 400.1 भी है, 400.2 भी है, एंड सो ऑन। एक वेवलेंथ नहीं है ब्लू के लिए, यहां पे एक वेवलेंथ नहीं है, कई सारे ब्लू हैं, डार्क ब्लू। समझ पा रहे हो बात को? तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, देयर इज नॉट अ सिंगल कलर। सपोज करो कि यहां पे एक वायलेट हो, फिर इंडिगो हो, फिर ब्लू हो, फिर ग्रीन हो। अगर ऐसा हो तो सिंगल सिंगल कलर्स, सिंगल सिंगल वेवलेंथ, तो क्या वो डिस्क्रीटनेस आ गई? तो असल में वही चीज दिखती है। जब किसी गैस को, एटॉमिक गैस को हम एक्साइट करवाते हैं तो उसमें से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ही रेडिएट होती है, जो बोहर ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया, रिडबर्ग ने अपने फार्मूले में कैलकुलेट करके दिखाया इसको। रिडबर्ग कॉन्स्टेंट सुना होगा आपने शायद। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, बट व्हाट एक्चुअली ऑब्जर्व इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है। क्लियर है बात? अब मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ये वाला हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको। देखो एमिशन स्पेक्ट्रम, इसको समझो ध्यान से। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा बच्चे, बेसिकली यहां पे मेरे पास में एक कोई सपोज कर लो, यहाँ पे कोई सोर्स है, कोई डिब्बा है मेरे पास में या ट्यूब है, और इसके अंदर कोई एटॉमिक गैस है। क्या है मेरे पास में? कोई एटॉमिक गैस है, एनी गैस। ठीक है, एनी एटॉमिक गैस। बेसिकली जब बोहर ने अपनी थ्योरी स्टडी करी थी तो उन्होंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए स्टडी करी थी। हाइड्रोजन एटम के लिए उन्होंने बेसिकली स्टडी किया था, बट उनकी थ्योरी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे वैलिड है, मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम।
उनके लिए वैलिड है। लाइक हीलियम सिंगल पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव के लिए वैलिड है। करेंगे आगे बात इसके बारे में। तो ये कोई मेरे पास में क्या है बच्चे, ट्यूब है जिसके अंदर हमने कोई गैस भर दी है। इसको केमिस्ट्री वाले बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, या इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। ठीक, मेरे लिए सिंपल ट्यूब है। अब इसको हमने क्या किया, हमने हीट करना है, हीटेड विद द जॉल्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ सम करंट। हमने कोई करंट इसमें पास करना है। क्या करना है, कुछ करंट पास करना है। जब करंट पास करेंगे तो जॉल्स लॉ लगेगा, I²RT। आप सबको मालूम होना चाहिए कि जब हम करंट देते हैं तो करंट लगने से गर्मी आती है, हीट होती है बॉडी। तो इस बॉडी में ये गैस हीट होगी। अब जब बेटा गैस हीट होगी तो समझना, मेरे पास में ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ग्राउंड स्टेट में, n=1, n=2, n=3। थोड़ा बहुत तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पता होगा एटम के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है अभी वो घूम रहा है, आपने इसको क्या किया, हीट किया, करंट लगा के हीट कर दिया। जब करंट लगाया, हीट किया, मतलब इसके अंदर क्या आ गई, एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई। अब जब एनर्जी आ गई तो जो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा था ये क्या करेगा, ऊपर जंप करेगा। भाई इसने एनर्जी ली तो कहां जाएगा, ये ऊपर स्टेट में। दोज आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट्स। बोहर की थ्योरी में दोबारा से बताऊंगा ये चीजें। तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, डिपेंड करता है अब किस एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, डिपेंड करता है कि आपने कितनी एनर्जी उसको दी है। अब ऐसा नहीं कि किसी भी ऑर्बिट में जाएगा, नो, जो एनर्जी आप देंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही वो अपनी जंपिंग करेगा। फिजिक्स में बोलते हैं ट्रांजिशन करेगा, कि इधर से इधर जंप करा, यानी कि लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में बोलते हैं ट्रांजिशन करी। अब यहाँ चले गए, अब यहाँ पे जब वो ऊपर गया तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। आपको मालूम होगा ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल है। चमनप्रीत सो रहे हो, ऐसे करो, डू इट। तो गर्मी लग रही है तो इसको खोल देना, कुछ नहीं होता, कोविड चले गया अभी। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ना स्टेबल नहीं, स्टेबल है सबसे ज्यादा ग्राउंड स्टेट के अंदर। और जब इसको आपने हीट किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाएगा, और ऊपर अपने को मालूम है इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, वापस स्टेबल होना चाहेगा, तो ये दोबारा से इधर की तरफ जंप करेगा ग्राउंड स्टेट में। और जब ये जंप करेगा तो उसने एक क्या करना है, फोटोन बाहर निकालना है। क्या निकालना है बाहर, फोटोन बाहर निकालेगा, यानी कि एक एनर्जी को बाहर निकालेगा। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रेडिएटेड व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। और उसका जो वेवलेंथ होने वाला है आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। ये आगे फिर बताऊंगा मैं आपको, अभी फिलहाल बता रहा हूं मैं आपको कि यहाँ से एक वेवलेंथ रेडिएट हुई, यानी कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हीट मिली तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया, ऊपर स्टेबल नहीं है, वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एक फोटोन रिलीज होगा, यानी कि वेवलेंथ रिलीज होगी। यहाँ से एक लाइट रिलीज हुई, इसको हमने λ1 बोल दिया। ऐसे ही कोई दूसरा यहाँ पे एटम होगा, कोई एक एटम थोड़ी ना, बहुत सारे एटम्स होंगे, दूसरे के लिए कुछ वेवलेंथ आई, यहाँ कुछ वेवलेंथ आई, यहाँ कुछ वेवलेंथ आई, λ1, λ2, λ3। समझ पा रहे हो बात को, λ4 करते इसको, क्लियर है। तो एटॉमिक गैस जब आपने एक्साइट किया हीट करने के बाद, तो इस गैस ने कुछ रेडिएशन बाहर निकालने शुरू कर दी। क्या निकालने शुरू कर दी, रेडिएशन। अब ये रेडिएशन अलग अलग तरह की थी। कौन कौन सी रेडिएशन पॉसिबल है, देयर आर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। गाड़ी XUV इन माई रेंज बताया था मैंने, UV, हाँ वो वाला पैटर्न, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे विजिबल रेडिएशन एमिट हो गई। कौन सी रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन। अब ये जो विजिबल रेडिएशन है हो सकता है व्हाइट लाइट की फॉर्म में आ जाए, जैसे ये व्हाइट लाइट आ रही है। अब मेरे को मालूम है, आप सबको मालूम है कि व्हाइट लाइट में 7 कलर हैं, आपको मालूम है, लेकिन आप सोचो कि ये चीज अभी डिस्कवर नहीं हुई। अब आपको नहीं मालूम, अब आपको व्हाइट लाइट ही दिख रही है, ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करने जा रहे हो कि इस व्हाइट लाइट में कुछ और कलर छिपे या नहीं छिपे, तो आपने यहाँ पे एक लगा देना है प्रिज्म। क्या लगा देना है, प्रिज्म। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, प्रिज्म लगाया। जब प्रिज्म लगाया तो बेटा यहाँ पे एक स्क्रीन फिट कर दी, तो स्क्रीन पे क्या देखा, स्क्रीन के ऊपर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ दिखी आपको। क्या दिखा, स्पेसिफिक वेवलेंथ दिखा, बिकॉज ये प्रिज्म क्या करेगा, जो इस व्हाइट लाइट में वेवलेंथ थी उनको सेपरेट कर देगा,
यहाँ कुछ और वेवलेंथ आई, यहाँ कुछ और वेवलेंथ आई, यहाँ कुछ और आई, यहाँ कुछ और आई। यानी सपोज कर लो यहाँ पे 400 नैनोमीटर आ गई, यहाँ पे 420 नैनोमीटर आ गई। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, ये स्केल पे मत इसको कंसिडर करना। यहाँ पे 430 आ गई, यहाँ 440 आ गई, ठीक है, नैनोमीटर में आ गई। ओके, यानी कि यहाँ पे 400.1 ये पार्ट मिस हो गया, यानी ये चीज़ मिस हो गई। जो वहाँ था ना कि ये कंटिन्यूटी आ रही है, ये कंटिन्यूटी यहाँ मिस हो गई। क्या मिस हो गया? कंटिन्यूटी मिस हो गई। अब यहाँ पे सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ ही देखने को मिल रही है। अगर ये है तो यही है, ये है तो यही है। इनको बोलते हैं हम डिस्क्रीट लाइंस, और हम इसको बोल सकते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम। यही असल में ऑब्जर्व किया गया था। ये नहीं होता, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्टेंस नहीं है इसका, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बात? ये एग्जिस्ट करता है, ये फाइंड किया था। सबसे पहले इसको निकाला था बार्मर ने, नाम सुना होगा, लाइमन बार्मर, है ना, बार्मर ने। विजिबल रीजन में इन्होंने सबसे पहले इसको स्टडी किया था, जो दिखती है। यहाँ से IR भी निकल सकती है, कोई गैस होगी जो IR निकालेगी, कोई गैस UV रेडिएशन निकालेगी। जैसे नियॉन लैंप होता है, देखा है नहीं देखा? जो हॉस्पिटल वगैरह में रखे होते हैं वो मॉस्किटो वगैरह मारने के लिए, नियॉन लैंप। वो नियॉन लैंप वो ब्लूइश कलर की लाइट निकालते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो बात? तो अलग अलग गैसेस अलग अलग तरह की लाइट को या अलग अलग वेवलेंथ को रेडिएट करते हैं। क्लियर? तो इसके थ्रू ये बात समझ में आती है कि यार कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जैसी चीज नहीं है। असल में जो ऑब्जर्व हुआ गैसेस को एक्साइट करने के बाद, वो ये हुआ, डिस्क्रीट लाइंस दिखी अपने को, स्पेसिफिक वेवलेंथ दिखाई दी। सम स्पेसिफिक wavelengths are seen, ठीक है, स्पेसिफिक वेवलेंथ आर सीन, नॉट ऑल। इनको हम क्या बोल देते हैं? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन एमिट हो रही, कुछ सर्टेन लाइन एमिट हो रही है, यानी कि सब कुछ ही सारी लाइन एमिट हो रही है, स्पेसिफिक वेवलेंथ एमिट हो रही है। तो यहाँ से बेटा एक बात समझ में आती होगी शायद, कि मन में शायद क्वेश्चन आता होगा कि क्या सर हर गैस का अपना अलग एमिशन स्पेक्ट्रम है? आंसर इज यस। एवरी सिंगल गैस हैज इट्स ओन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो हीलियम के साथ मैच, हीलियम का नियॉन के साथ मैच, नियॉन का आर्गन के साथ मैच नहीं करेगा। एवरी इंडिविजुअल गैस हैज इट्स ओन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो क्या एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक तरह का फिंगरप्रिंट हो गया गैसेस का? जैसे पहचानना है तो आपको उनका स्पेक्ट्रम स्टडी करना पड़ेगा। आपने स्पेक्ट्रम स्टडी किया, आपको कोई गैस दे दी मैंने, ठीक है, कोई भी गैस दे दी, आपने क्या किया, उसको हीट किया और आपने देखा यहाँ पे स्पेसिफिक वेवलेंथ आपको दिखाई दी, और आपने बोला कि यार अरे ये तो ये वाली गैस का स्पेक्ट्रम है, तो आपने पहचान लिया। यानी कि जो स्पेक्ट्रम है, ये वाला जो स्पेक्ट्रम है बच्चे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, it is different for different atomic gases, ठीक है, different for different atomic gases, hence it can be taken as fingerprint, यानी बायोमेट्रिक हो गया गैस का, taken as fingerprint of ए गैस, किसी गैस का ये फिंगरप्रिंट की तरह हो गया। अगर आपको गैस आइडेंटिफाई करनी है तो आपको ये प्रोसेस करके देखना पड़ेगा, और कुछ वेवलेंथ दिखाई देंगी तो आप मैच कर लोगे। जैसे केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस होता है, आपको सॉल्ट देते हैं तो आप क्या करते हो, वो टेबल लर्न करते हो कि अगर ये आया तो ये चीज़ होगी, अगर ऐसा कलर दिखाई दिया, ऐसी स्मेल आई तो ये चीज़ हो सकती है, फिर उस पर कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाते हो। मुझे अभी याद नहीं है कौन कौन से होते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे यहां पर भी है, ऐसे तुक्का नहीं है कुछ भी, एक स्पेसिफिक साइंस है, उसको समझना है, तब ये चीजें आपको अच्छे से पढ़ने में मजा आएगा। ऐसे ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। अब जैसे हाइड्रोजन की मैं बात करूं, अगर हाइड्रोजन के लिए ये गैसेस, ये वेवलेंथ निकली, अब ये लाइन यहाँ पे विजिबल हो रही है, दिखाई दे रही है,
ठीक है। अगर मैंने इसी गैस का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्टडी करना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने इस गैस के ऊपर एक वाइट लाइट थ्रो करना है। क्या करना है, अब इसकी बात कर रहा हूं मैं एब्जॉर्प्शन की। थोड़ा हिंट दूंगा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि ये क्या होता है, नोबडी विल आस्क यू। ये 11th की केमिस्ट्री में चीज़ें आती है, फिजिक्स में ये चीज़ें कोई नहीं पूछता है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात है। आपने इसको समझना है कि ये है क्या चीज़। अगर हाइड्रोजन गैस के लिए ये चीज़ें आपको लाइन एमिशन में मिल रही थी, अब आपने वही गैस रखी है फॉर एग्जांपल, अब आपने इसमें से क्या करना है बच्चे, वाइट लाइट पास करना है। क्या करना है, वाइट लाइट को गैस में से पास करना है। अब जब वाइट लाइट आप पास करोगे, अभी आपको ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब प्रिज्म नहीं लगाना आपको। अब जब वाइट लाइट पास करोगे तो आपने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा देनी है, ठीक है, बैकग्राउंड में स्क्रीन लगा देनी है। यहाँ पे ट्यूब है और इधर से वाइट लाइट थ्रो किया, तो उस ट्यूब में जब वाइट लाइट थ्रो करोगे तो उस वाइट लाइट में जो कलर्स हैं कौन कौन से, ये वाले। अब यही कलर यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चे, ये मिस हो गया, ये कलर मिस हो गया, यानी ये वाली वेवलेंथ क्या हो गई, मिस हो गई। उसी गैस के अंदर, गैस वही है, गैस वही है, पहले उस गैस को हमने हीट किया, जब हीट किया तो उस गैस से ये वेवलेंथ निकली, एमिशन लाइंस निकली। अब उसी गैस में जब हमने व्हाइट लाइट पास कराई तो हमने स्क्रीन पे ये देखा कि जो लाइंस वहां एमिट हो रही थी एक गैस के लिए, वही लाइन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। कौन सी, 420, ये लाइन एब्जॉर्ब हुई, इसके बाद 430 एब्जॉर्ब हुई, इसके बाद 440 नैनोमीटर, ये लाइन क्या हो गई, मिस हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। यानी एक गैस का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सेम होता है। समझ पा रहे हो बात? हाँ जी बोलो। सर मिस यहाँ पर एब्जॉर्ब है, मिस का जॉब, मिस का मतलब एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि जो यहाँ पे गैस है उसने इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। किसकी वेवलेंथ, व्हाइट लाइट के अंदर जो ये वेवलेंथ यहाँ निकल रही थी अपने को, वही चीज यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। यानी कि यार इस चीज को समझ सकते हैं कि मैंने अभी क्या बताया था कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट हमारी, और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन था। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया तो इसने क्या किया, एक वेवलेंथ को रेडिएट किया, एमिशन हुआ। यहाँ पे क्या हो गया, एमिशन हो गया, यस और नो, थोड़ा बहुत तो पता है, ये एमिशन हो गया। अब यही इलेक्ट्रॉन जब ऊपर दोबारा इसको पहुंचाना है तो यही जो यहाँ एमिशन हो रही है यही आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, यानी कि ये अब्जॉर्ब होगा, अब्जॉर्ब, यानी जितनी एनर्जी इसने अब्जॉर्ब करके यहाँ से यहाँ जंप करना है, और जब वो ऊपर से नीचे जंप करेगा तो वही एनर्जी तो रेडिएट करेगा। यार अगर मैंने यहाँ से ऊपर छत पे जाना है तो मैंने मान लो 10 जूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और मैं छत पे गया, पहुंच गया छत पे। अब अगर मुझे वापस यहाँ आना तो मैं अपनी अंदर जो 10 जूल एनर्जी मैंने खाई थी, खर्च करी थी, अगर मैं वो यूज़ करी थी, अगर मैं उसी को अपने अंदर से निकाल दूँ तो मैं तो दोबारा से उसी लेवल पे आ गया। 10 लेके मैं ऊपर गया था और मैं 10 निकाल दूँ तो मैं दोबारा से नीचे नहीं आ जाऊँगा, तो एनर्जी तो सेम है। समझ पा रहे बात को? ये चीज़ है कि यहाँ पे जो वेवलेंथ अपीयर हुई थी वही यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, मिस हो गई, ठीक है, चीज़ें दोनों सेम है। तो एक किसी भी एक गैस के लिए जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो सेम होता है, बट किन्हीं दो गैसेस का स्पेक्ट्रम ये सेम नहीं होता, दे हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रा, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रा। तो इस बेसिस पे इसको हम एज ए फिंगरप्रिंट ऑफ गैस मान सकते हैं। आपको कोई एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट स्पेक्ट्रा ऑफ एनी गैस सर्व्स एज फिंगरप्रिंट ऑफ द गैस, तो एक्सप्लेन कर दो ना ऐसे, अगर कोई पूछता है तो। वैसे तो आता नहीं है, बट अगर पूछे तो आप बता सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी के मन में? इसके आगे हमारे पास में आ गया अब बोहर का पोस्टर, बोहर थ्योरी आ गई, लिख लो, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, नहीं बोहर एटॉमिक मॉडल नहीं, सॉरी, अभी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मेन टॉपिक है तो मिस हो गया था अभी। हाँ हाँ, इसी के साथ में है, राइट डाउन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आगे हाइफन डाल के लिख लो, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब बेटा इसको भूलोगे नहीं, स्पेक्ट्रा को पता लग गया सबको। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसके थ्रू हमारा जो है, मैंने जो बताया था कि भाई एक फर्मी आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो कंफर्म हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट
अप्रोच और हम इसको साइज ऑफ न्यूक्लियस भी बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट में भी लगाऊंगा ताकि ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाए, रदरफोर्ड का वाइंड अप हो जाएगा, फिर बोहर चलेगा, फिर उसको देखेंगे। देखो मेरे पास में ये क्या है बच्चा, न्यूक्लियस है। क्या है ये? इतना बड़ा, ठीक है, और बड़ा बनाऊं? ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। कौन सा न्यूक्लियस है? गोल्ड का न्यूक्लियस। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79। ठीक है जी, ये न्यूक्लियस है जी अपने पास। इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज सबको मालूम है, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का रेडियस मैं मान के चलता हूं कि रेडियस इज आर। कितना रेडियस है इस न्यूक्लियस का? आर इज न्यूक्लियर रेडियस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस के सेंटर को जाने वाली लाइन है और अल्फा पार्टिकल यहीं से आ रहा है। ये रहा अल्फा पार्टिकल, ये आ रहा है, अभी ये आएगा और वहां खेल करेगा जाके, राइट। ये अल्फा पार्टिकल है। इस अल्फा पार्टिकल के पास में जो एनर्जी थी वो कितनी थी? 5.5 से लेकर के 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा, किलो अगर होता तो 10⁻3 होता, मेगा है तो 10⁻6 हो गया। ठीक है, तो यहां पे मैं 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले अल्फा पार्टिकल के लिए बात करूंगा कि ये अल्फा पार्टिकल यहां से चला, यानी इसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वो मैक्सिमम है, बोलो। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज अगर मैं Q1 बोल दूं तो कोई इतराज किसी को? और इसका जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो Q2 बोल दो, मैं कोई प्रॉब्लम किसी को? न्यूक्लियस का चार्ज कितना होने वाला है? Z टाइम्स E, यस और नो? Z क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर। अपने को मालूम है कि कोई भी एटम पे जो चार्ज होता है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। तो इसका चार्ज कितना होगा? 79 ही हो गया। ठीक है जी। अब ये अल्फा पार्टिकल जब आगे जा रहा है तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, किसी को मालूम है? व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? हीलियम न्यूक्लियस है, यानी ये भी न्यूक्लियस है और वो भी न्यूक्लियस है। दोनों में क्या होगा? कोलिजन। लेकिन ये वाला कोलिजन नहीं कि यहाँ पे टकरा गया आपस में जाके, ये कोलिजन होगा, कोलिजन एट ए डिस्टेंस। न्यूक्लियर रिपल्शन बोलते हैं इसको। रिपल्शन तो बहुत दिन के बाद आई है ना। तो ये आगे बढ़ेगा बेटा, यहाँ पे इसके पास में क्या है, इसका जो चार्ज है वो 2 ही होगा, अल्फा का चार्ज। जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे इसके पास में दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, K मैक्स है। जब ये आगे बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगी, बोलो बढ़ेगी। रिपल्शन बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अल्फा यहाँ पहुंच गया, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास पहुंच गया, यहाँ पहुंच चुका है बिल्कुल पास में, सच दैट ये वाला डिस्टेंस सेंटर से R0 के बराबर है। मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, असल में बहुत करीब जाएगा, सच दैट R0 और R अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएंगे। न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएगा वो, लेकिन वो इतना करीब जाएगा न्यूक्लियस के सच दैट जो क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होगा। तो जब ये बिल्कुल इसके पास जाएगा तो मुझे बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी जब ये आगे जाएगा बच्चे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो कोई और एनर्जी बढ़ेगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? वेरी गुड। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी राइज करेगी, काइनेटिक में फॉल, पोटेंशियल में राइज। तो जब ये पार्टिकल बिल्कुल इसके पास पहुंच गया तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यानी कि सारी की सारी काइनेटिक उधर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या बन जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं समझ में आई? भाई रिपल्शन बढ़ती आ रही है, तो ये मैक्सिमम यहाँ गया। अब यहाँ जाते जाते इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि इसके आगे नहीं जा पाएगा, रिपल्शन इतनी ज़्यादा होगी कि ये जाते जाते यहाँ पे रुक गया। अब इस पॉइंट पे इट हैज़ गॉट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एंटायर काइनेटिक हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल। यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी नाइदर कैन बी जो भी है ना, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है? बोलो 1/2 mv²।
और ये क्या होने वाली पोटेंशियल एनर्जी K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R। यस और नो? क्या मैं इसको R0 लिख दूं? बाद में R0 R के बराबर कर देंगे। R0 हमारा क्या है? R0 इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है जी, ये फार्मूला कहां से आया सबको पता लग रहा है? यस सर। कूलम्स लॉ वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक ये और एक ये। ठीक, अच्छा, तो यहां से R0 की वैल्यू क्या बनेगी? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय बोलो 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इधर लिख ली मैंने, बोलो। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी तुम्हारे पास? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे R0 इज इक्वल टू K, Q1 की जगह पे मैं ZE लिख लूँ। Q1 कितना मेरा? 2E, सॉरी। तो 2E इंटू ZE डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो भी, कैन बी डन। अच्छा, तो K की वैल्यू कितनी है? 9, 10 की पावर 9। अभी वैल्यूज पुट करने का टाइम आ गया। और 2 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1.6, 10 की पावर -19 जूल। बोलो, Z कितना होगा? 79 फॉर गोल्ड। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिर पुट करो, 10 की पावर -19 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इज 5.5 MeV। तो 5.5 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मच? यानी कि 10 की पावर 6 इंटू 1.6 10 की पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर? 1.6 10 की पावर -19 जूल। तो मैंने इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लिया, तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं, कितना? 10 की पावर 6 भी आएगा साथ में ना। 10 की पावर 6 इंटू 1.6 10 की पावर -19। ठीक है, ये सारा सॉल्व करोगे काट पीट के, तुम्हारे पास में जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 41.3 10 की पावर -15 मीटर। ये आएगा आंसर। अब ये तुम्हें करना पड़ेगा, घर जाके सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू आएगी। और बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को मालूम होना चाहिए 1 फेम्टोमीटर इज 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है जी, तो मेरे पास में जो R0 की वैल्यू आई है विच इज अप्रॉक्सीमेटली R विच इज इक्वल टू 41.3 10 की पावर -15 मीटर, ये वैल्यू आई है फॉर गोल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जितना बढ़ता जाएगा उसका साइज भी उतना बढ़ता जाएगा। जितना बड़ा न्यूक्लियस उतना उसका साइज भी ज़्यादा होगा। ऑन एन एवरेज लेवल पे देखें तो जो न्यूक्लियर साइजेस है वो 10 की पावर -15 मीटर के रहते हैं। ऑन एन एवरेज ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑन एन एवरेज द साइज इज न्यूक्लियर साइज इज 10 की पावर -15 मीटर रफली, मोटा मोटा इतना याद रखो। ठीक है, ये करके देख लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार वाकई में ये वैल्यू इतनी ही आएगी। ठीक है, डन। एनी क्वेश्चंस?